So, dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing this photosynthesis in Islam. 3 or 4 days जो ये photosynthesis है, तो इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्या होती है, कहाँ होती है। तो उसके बाद हमने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, तो किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया इस पर, वो हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद हमने वो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, इसका स्ट्रक्चर है ना, वो पढ़ लिया। तो इसके बाद हमने पिगमेंट्स पढ़ा। तो पिगमेंट्स में मैंने बताया देयर आर, आपकी एनसीईआरटी जो है वहाँ पर लिखा गया 4 पिगमेंट्स। वन इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, मगर जो मैंने पढ़ाया पहले मैंने कहा देयर आर क्लोरोफिल्स, देयर आर कैरोटिनॉइड्स, देयर आर फाइकोबिडिन्स। तो क्लोरोफिल में बाद में मैंने बताया देयर आर 7 टाइप्स क्लोरोफिल, ए बी सी डी, ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल, बैक्टीरिया वायरडन, और इसके बाद कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, और उसके बाद फाइकोबिडिन्स, देयर आर 2 टाइप्स, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइन। तो यहाँ तक हमने कल, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ले लिया। तो मैकेनिज्म में मैंने बताया ये जो फोटोसिंथेसिस होती है 2 फेस में होती है। वन इज कॉल्ड एज लाइट फेस, अदर कॉल्ड डार्क फेस। तो लाइट फेस जो है इसको मैंने कहा दिस आल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये इट गोज बाय स्टेप्स। तो पहले मैंने कहा यहाँ पर लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, लाइट एब्जॉर्प्शन। सेकंड यहाँ पर क्या होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोर्थ जो इसमें आता है, या मैं कहूँ पिगमेंट सिस्टम्स, पिगमेंट सिस्टम्स। और लास्ट वन इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये स्टेप हमने कल पढ़ लिया। अगर आपको याद होगा, थोड़ा रिकैप कर लूँ, मैंने बताया कल जब इस क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ती है, ये ट्रैप करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, जनरल मैंने कहा। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बहुत एनर्जी गेन करता है, ये इसको एनर्जी जो ट्रैप करता है, ये यहाँ इसको रहने नहीं देता है ग्राउंड स्टेट में, ये कहाँ आता है, एक्साइटेड स्टेट। तो फिर मैंने बताया इस इलेक्ट्रॉन को या तो ये वापस अपनी जगह पर आएगा ओरिजिनल पोजीशन पर, या तो कोई और एक्सेप्टर होगा जो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक। तो ये जब जर्नी करता है, दैट इज कॉल्ड एज डाउन हिल जर्नी। तो जर्नी करते करते क्या होता है, जो एनर्जी इसने ट्रैप की है, एब्जॉर्ब की है, ये इसको रिलीज करनी पड़ती है। तो कुछ स्टेप्स पर ये ग्लो होता है, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। तो कुछ स्टेप्स पर ये एनर्जी इतनी यहाँ पर आती है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन होके एटीपी देता है। ये मैंने जनरल में बताया। सो दिस कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये कल हमने डिटेल में थोड़ा रिकैप मैंने किया। तो सेकंड स्टेप मैंने कहा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो मैंने कल बताया ये वाटर जो है इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज हाइड्रोजन डोनर, क्योंकि हमें NADP को रिड्यूस करना है ताकि ये क्या देगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ये तभी रिड्यूस होगा जब इसको इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, वाटर, नंबर 1। यहाँ पर सेकंड स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड को हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत है ताकि ये क्या देगा, C6H12O6। तो वो हाइड्रोजन भी कहाँ से, वाटर। इसलिए मैंने कहा वाटर एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी देता है किसको, NADP को, ये रिड्यूस होता है। तो ये तभी ये प्रोसेस मुमकिन होती है जब ये वाटर जो है इसको फोटोलिसिस होगी। कल मैंने वो डिटेल में वो रिएक्शन भी बताई, किस तरह यहाँ वाटर जो है इसकी लिसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलता है, तो बाद में ATP बनता है। ये भी कल हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो आज जो हमने पढ़ना है, या और एक स्टेप मैंने कहा ऑक्सीजन इवाल्व होता है, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ मैंने एक खास स्टेप बताया, जब लाइट आती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, है ना, फोटॉन्स। तो ये एक ऑक्सीजन को इवाल्व करने के लिए हमें कितने फोटॉन चाहिए, कभी कभी नीट में भी ऑब्जेक्टिव आता है।
हाउ मेनी फोटॉन्स वी नीड टू रिलीज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो कल मैंने बताया कितने 4 फोटॉन्स है, मैंने कल बताया 4 फोटॉन्स की जरूरत है ताकि हमें एक ऑक्सीजन, सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज क्वांटम यील्ड। ये भी मैंने कल बताया है ना कल यहाँ। तो अब तो हमें आज जो है इस लाइट फेस में पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज पिगमेंट सिस्टम्स। ये आज डिस्कस करेंगे पिगमेंट सिस्टम्स। एक तो पिगमेंट्स, एक तो पिगमेंट्स है सारी के सारी, यहां पर पिगमेंट सिस्टम्स। पिगमेंट सिस्टम्स, तो जो पिगमेंट सिस्टम्स है, हालांकि आपकी एनसीईआरटी जो है यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया गया। एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज इमर्सन। ये क्योंकि आपको पहले पता होनी चाहिए डिस्कवरी कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो थोड़ा मैं बताऊं उसको। एक साइंटिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज इमर्सन। उसने एक्सपेरिमेंट किया, ये जो लाइट है ये उसने फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल किया। तो अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। तो एक्शन में मैंने बताया कितनी फोटोसिंथेसिस होगी। तो जब ये भी काम करता था, ये इसने क्या किया, मान लो इसने जो लाइट है, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स, क्या क्या है, वेव गायर, GOYR है ना। पहले इसने इस प्लांट को वायलेट वेवलेंथ दी, उसके बाद क्या दिया, इंडिगो दिया, उसके बाद ब्लू दे दिया, उसके बाद ग्रीन। जो ही ये वेवलेंथ इंक्रीज करता गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुई। ये जो पिगमेंट सिस्टम है ना, हम कहते हैं देयर आर 2 पिगमेंट सिस्टम्स, PS1 एंड PS2। कहते कि नहीं कहते, देयर आर 2, क्या क्या है, PS1 एंड PS2। मगर कहाँ से बन गए PS1 PS2, यही मैं आपको बताऊं हिस्ट्री थोड़ा बहुत। तो जो ही इसने वेवलेंथ दी, पहले क्या दी, वायलेट, उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज करते 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 चला गया है। तो यहां पर उसने देखा एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट यहां पर आ गया जहां पर उसने देखा उससे जब ये इंक्रीज करता है तो फोटोसिंथेसिस जो है डिक्लाइन होती है, यहां पर वो डिक्लाइन होती है। तो वेवलेंथ जब उसने यहां पर देखी, दैट वाज 680, दैट वाज, वो क्या है, रेड वेवलेंथ। तो यहां पर जब इसने देख लिया इस वेवलेंथ पर ये फोटोसिंथेसिस की रेट है डिक्रीज होती है, तो उसको नाम रखा गया रेड ड्रॉप। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है ये, इसको नाम रखा गया रेड ड्रॉप। तो यहां पर देखा गया जो रिएक्शन सेंटर है, दैट इज P680, P680। तो इसको नाम रखा गया PS2। तो उसके बाद उसने अब ये रिपीट किया, अब उसने दोबारा यहाँ से अब एनर्जी डिक्रीज की और ये वेवलेंथ इंक्रीज की। तो एक पॉइंट उससे मिला, फिर से फोटोसिंथेसिस क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब इसको यहाँ पर जो वेवलेंथ थी, दैट वाज 700, दैट वाज 700। तो इसको नाम दिया गया PS1। यानी पे 2 रिएक्शन सेंटर थे यहाँ पर। एक रिएक्शन सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज P680, सेकंड इज कॉल्ड एज P700। अगर आपको याद, तो यहां पर आप दोनों मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज एमरसन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट, या हम जनरली कहेंगे एमरसन्स इफेक्ट। तो यहां पर उसने देखा किस वेवलेंथ पर ये फोटोसिंथेटिक रेट जो है इंक्रीज होती है, किस पर डिक्रीज होती है। तो जनरली इसको कहा गया एमरसन्स इफेक्ट। तो उसी पर हमें पता चला एक सिस्टम है या एक रिएक्शन सेंटर है RC, जहां पर वेवलेंथ कितनी है, 700। तो उसका नाम रखा गया PS1, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो दूसरे पर जहां पर ड्रॉप हुआ, डिक्लाइन हुई, दैट इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम सेकंड। क्लियर? आप फोटो सिस्टम भी कहेंगे क्योंकि लाइट दिया गया है, पिगमेंट क्योंकि यहाँ पर जब लाइट दी गई किनको, पिगमेंट्स को, तो आप फोटो सिस्टम फर्स्ट कहिए या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर देखा गया सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर था, दैट वाज 680। तो उसका नाम रखा गया PS2। तो जनरली दिस कॉल्ड एज इमर्सन्स इफेक्ट।
तो इमर्सन इफेक्ट इससे क्या हुआ, हमें पता चला ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, जब ये क्लोरोफिल पर या पिगमेंट्स पर लाइट पड़ती है, ट्रैप होती है, दो जगह पर ये अपनी रिएक्शन दिखाती है। तो एक की वेवलेंथ क्या है 680, दैट इज कॉल्ड एज PS2 सेकंड या PS2, तो दूसरे की PS1 या 700। तो ये आप कोई आपसे ये कहेगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज PS1 दैट PS2, इट इज बेस्ड ऑन देयर सीक्वेंस। पहले PS1 डिस्कवर हो गया, उसके बाद PS2, ये बाकी कुछ नहीं है। ये टाइम मैंने पहले क्या किया डिस्कवर, फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसके बाद फोटो सिस्टम सेकंड। तो ये दो सिस्टम जो आते हैं इन्हीं हमको कहते हैं फोटो सिस्टम्स इन लाइट रिएक्शन। तो यहां पर क्या होता है, पहले हम ले लेंगे PS1। तो PS1 में आएगा क्या, क्लोरोफिल ए। तो कल मैंने बताया क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज नेसेसरी और प्राइमरी एक्सेप्टर, है ना। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनो, मैं वही बताऊंगा आपको। यहां पर ये जो पिगमेंट्स है बहुत से होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए पर जब हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन होती है, यहाँ पर 700 वेवलेंथ, यहाँ पर 700 वेवलेंथ होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज PS1। जब इस पर लाइट पड़ती है, किस पर, यहाँ पर क्लोरोफिल है, तो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ यहाँ पर। तो ये दिस कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, दिस कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। तो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने बहुत एनर्जी ट्रैप की, तो ये अब इसको स्टेबल ये नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल अब है, तो इसको स्टेबल बनने के लिए ये एनर्जी लॉस करनी है, ठीक। तो लॉस करते करते ये या तो ये वापस आएगा या दूसरे जगह पर इसको कोई और होगा जो इसको एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल ए है, सुनो मेरी बात, क्लोरोफिल ए जो है यहाँ पर रिएक्शन सेंटर क्या है, वेवलेंथ कितनी है, P700, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पर बाकी पिगमेंट्स आएंगे, दे आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल बी, दे आर कॉल्ड एज कैरोटिनॉइड्स, दे आर कॉल्ड एज ज़ैंथोफिल्स। तो वो इसको सराउंड करेंगे, किसको, क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल ए जो है दिस कॉल्ड एज प्राइमरी पिगमेंट और दिस कॉल्ड एज नेसेसरी। तो इसकी एबिलिटी है, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू, ये जो यहाँ पर बाकी आते हैं इसके सराउंड में, ये एंटेना बनाते हैं, वेव फॉर्म एंटेना। तो इनकी काम क्या है, दे शो टू रूल्स। यहाँ पर एक रोल इनका बनता है टू ट्रैप सनलाइट और सोलर एनर्जी, लेकिन एबिलिटी उनमें नहीं होती है कि इसको कन्वर्ट करें। तो ये ट्रैप करने के बाद ये कहाँ लाते हैं इसको, क्लोरोफिल ए की वन फंक्शन, आफ्टर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी दे कैरी इट टू क्लोरोफिल ए फॉर कन्वर्जन। नंबर 1, ये क्लोरोफिल ए जो है इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर लाइट। यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है, किसकी, क्लोरोफिल ए की। तो उस फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये जो है यहाँ पर ये रोल प्ले करते हैं, दे प्रोटेक्ट दिस क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। कितने फंक्शंस आ गए, 2 आ गए। तो मैंने कल भी कहा नीट में भी ये 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी, ये द फंक्शन ऑफ दिस एक्सेसरी पिगमेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये आ सकता है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। तो ये यहाँ पर नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, या बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। तो सो दिस इज कॉल्ड, देयर आर अबाउट 100 पिगमेंट्स जो इसमें आते हैं, अबाउट 100 पिगमेंट्स आते हैं, वो यहाँ पर एंटेना बनाते हैं, और सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, क्लियर, दिस कॉल्ड एज PS1। तो सेकंड जो है इसमें, यहाँ पर क्लोरोफिल ए आता है, इसकी रिएक्शन सेंटर जो है वेवलेंथ दैट इज 680। सो दिस इज कॉल्ड एज P2। यहाँ पर भी ऐसी प्रोसेस होगी, लाइट आएगी, सोलर एनर्जी आएगी, ये ट्रैप करेंगे इसको,
तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे इट स्टार्ट्स टू एंड फ्रो, इट विल गेट मोर एनर्जी, तो ये बाहर आता है इस ग्राउंड स्टेट से, तो ये भी यहाँ आएगा। तो यहाँ पर भी कोई इसका प्राइमरी एक्सेप्टर, वो बाद में बताऊंगा, प्राइमरी एक्सेप्टर होगा जो इसको रिसीव करेगा। तो उसके बाद या तो ये बाहर वापस आएगा अपनी जगह, या इसको कोई और एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ भी डाउनहिल जर्नी होगी इसकी, यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल जर्नी करते करते इसको एनर्जी क्या करना है, लूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी ऐसी है, यहाँ पर एटीपी बन सकता है, और कुछ एनर्जी ग्लो करने के लिए इस्तेमाल होगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस एज वेल एज फास्फोरेसेंस। तो ये क्लोरोफिल ए जो है, इसको भी खदशा है कि इसकी फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो जो बाकी पिगमेंट्स है तो वो इसको सराउंड करते हैं, इर्द गिर्द आते हैं। तो एक तो ये काम करेंगे टू ट्रैप सनलाइट और सोलर एनर्जी, एंड दे विल कैरी टू क्लोरोफिल ए फॉर कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी। नंबर 2, दे विल प्रोटेक्ट दिस क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर क्या है, P680, so this is called as P7, so P7 second, so these are called as photosystem first and photosystem second। तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं किन में, हायर प्लांट्स में। जो हायर प्लांट्स हैं वहाँ पर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स है वहाँ पर सिर्फ एक इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज PS1। ठीक है, वहाँ पर ओनली दिस, या हम कहेंगे, या मैं अभी जब मैं फास्फोराइलेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कहाँ पर यह होती है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स 1 एंड 2। अब तो यहाँ पर एम क्या है इसका, लाइट रिएक्शन का, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो वो कैसे उसको किसने एक्सेप्ट किया, वो हाँ मैं ही बताऊंगा ना, अभी मैंने बताया नहीं बेटा, बी कूल। अब तो एम क्या है लाइट रिएक्शन का, कभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है या क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइट रिएक्शन, क्या है एम इसका, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो कंपटीशन डे बाई डे इंक्रीज होता है तो क्वेश्चंस भी ट्विस्ट आते हैं। नीट में आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ लाइट रिएक्शन इज। देखो मैंने कहा हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन। एक तो हमें हाइड्रोजन चाहिए, सेकंड हमें एनर्जी की ज़रूरत है। कोई प्रोसेस एनर्जी के बगैर नहीं हो सकती है, ये एनर्जी भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, तभी तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर C6H12O6 देगा, और प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो वही एम है लाइट रिएक्शन का। तो वो एम क्या है, दे प्रोड्यूस 2 थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज ATP, second is called as NADPH। so both अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, this is called as assimilatory power। क्या कहते हैं हमसे, assimilatory power। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, what do you mean by assimilatory power। so it includes ATP and NADPH, they are both formed from light reaction, दे आर बोथ फॉर्म फ्रॉम लाइट रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर 2 स्टेप्स है, एक तो हमें ATP यहाँ पर प्रोड्यूस करना है, सेकंड NADPH। तो जो ATP प्रोड्यूस करना है इसके लिए एक यहाँ पर खुसूसी प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लियर। एक तो हुई फास्फोराइलेशन। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन जनरल प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ATP, जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। जनरल फास्फोराइलेशन जो है, जो मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया आपको, फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी ये प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब तो यहाँ हम क्लोरोप्लास्ट में है, यहाँ लाइट की जरूरत, वहाँ तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ क्या जरूरत है, लाइट की जरूरत है, सो इट विल बी कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको जनरल क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक्सप्लेन फास्फोराइलेशन, तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन जब आता है तो उनको पता नहीं चलता कि हम शुरू कैसे करेंगे।
मतलब आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो जब आप वापस आते हो तो कहते हैं हमने नीट पढ़ा है, हमने नीट, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम हमने ये अपनी पढ़ा नहीं है। सो दिस आई कैन से सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इज़ देयर। वो बच्चे जो नीट के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकते हैं तो बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए तो ज़्यादा तो सख्त नहीं बनेगा, लेकिन अब तो टेक्निक है, जो सवाल आएगा उसका जवाब उसी अंदाज से देना है। अगर मान लो यही सवाल आ गया, एक्सप्लेन फास्फोराइलेशन, पहले तो डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। One is called as oxidative phosphorylation, takes place in mitochondria in the presence of oxygen. Second is called as photophosphorylation, takes place in chloroplast in the presence of light. तो अब हम इस वक्त किस में, क्लोरोप्लास्ट में, अब यही पढ़ेंगे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपका जवाब ये भी मिलेगा, जो फर्स्ट एक्सेप्टर क्या है, क्लियर। देखो अब पढ़ेंगे हम फोटो फास्फोराइलेशन। द प्रोसेस अभी मैंने बताया इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एडीपी एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि मैंने परसों भी बताया आपको, जो ये एटीपी है ना, एटीपी है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, चाहे रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, तो ज़्यादा एनर्जी जब निकलेगी तो कहाँ जाएगी, है ना, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा एनर्जी एट अ टाइम निकलेगी तो ये बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसको स्टोर होना चाहिए। तो स्टोर कहाँ पर होती है, एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, मैंने ये कर्व्ड बॉन्ड बनाया है यहाँ पर। हालांकि केमिस्ट्री में आप जो बॉन्ड लिखते हैं यहाँ स्ट्रेट लाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल मीथेन ले लेंगे, ईथेन ले लेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट बॉन्ड है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर कर्व्ड है। तो कभी कभी ये भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड, वो तो कर्व्ड लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड। इसको कैपेसिटी है, या अपने अंदर जब ये बनता है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो ब्रेक करेंगे तो एनर्जी की जरूरत है। सो दिस इज डिफरेंस, क्लियर। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यही बनाना है हमें यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो प्लांट्स में होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक, one is called as non-cyclic photophosphorylation. Second is called as cyclic photophosphorylation. आप तो पहले ले लेंगे क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहले हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, शॉर्ट में देखो पीपीआर। तो यहाँ पर टू टर्म्स है, एक तो साइक्लिक है, एक नॉन साइक्लिक है। अभी मैंने बताया आपको, जब क्लोरोफिल पर लाइट पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो इस क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने अंदर एनर्जी ट्रैप करके एक्साइट स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ तो होल क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव होल, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई चीज़ है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद इसको वापस अपनी जगह आना है, तो ये खुद नहीं आ सकता है। इसको लाने के लिए हमें कैरियर्स की ज़रूरत है, नंबर एक। तब तक नहीं वापस आएगा जब तक ये एनर्जी जो इसने ट्रैप किया है रिलीज करेगा। दो स्टेप्स है, एक तो लाने के लिए इसको कैरियर चाहिए, सेकंड अपनी जगह आने के लिए इसको ये एनर्जी लॉस करना है, क्लियर। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप आ गया, एनर्जी भी लॉस की विद हेल्प ऑफ कैरियर्स, अपनी जगह वापस आ गया जहाँ से निकला, तो अब यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव होल। वापस इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये जो होल बना था ये फिल होगा। वही इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला, डाउनहिल जर्नी करके एनर्जी लॉस करके फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्लियर। ये भी हमने पढ़ना है, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ।
यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में जाने के बाद कैरियर्स की मदद से एनर्जी लॉस करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आके इस पॉजिटिव होल को फिल करेगा. सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस. क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने एनर्जी ट्रैप की तो बाहर चला गया, इसको वापस आना था, वापस इसको आना ये नहीं आता है, ये कभी और जगह पर इस्तेमाल होता है. ठीक, लेकिन यहाँ पर जो एक होल क्रिएट हुआ, इस होल को भी फिल करना है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन उस अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर होल फिल नहीं होगा, बल्कि दूसरा इलेक्ट्रॉन. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूसरे सबस्टेंस से आएगा, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वापस नहीं आया, बल्कि वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया. तो यहाँ साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं बनी. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस which involves formation of ATP from inorganic phosphate and ADP when electron, after absorbing, trapping solar energy, goes into excited state, creates a positive hole, does not come back to its original position, but the electron from another source fills this hole and completes this structure. So that process is called as non-cyclic photophosphorylation. Clear? तो कभी कभी डिफिनेशन आती है, उस वक्त बच्चे को प्रॉब्लम होती है, हाउ आई विल डिफाइन. इसीलिए पहले डिफिनेशन लिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि उस वक्त तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो बोर्ड में एग्ज़ाम आता है टू द पॉइंट आपको लिखना है. डिफिनेशन चाहे आप एक पेज भरेंगे तो मार्क्स तो एक ही है, आपका टाइम ज़ाया हुआ तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि रिवर्स होगा कि जो एग्ज़ामिनर होगा वो ये समझेगा कि इसने शायद क्वेश्चन को समझा नहीं, या तो इसने कॉपी की या उसने क्वेश्चन को समझा ही नहीं. इसलिए टू द पॉइंट डिफिनीशन 1 or 2 लाइन. क्लियर? जिस तरह मैंने फोटोसिंथेसिस बताया, डिफिनीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज ऑल. अब तो बच्चे लिखते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑल ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देयर पर क्लोरोफिल दे फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज एडेड. तो ये हाफ पेज भर गया, मार्क्स तो एक है, टाइम तो 10 मिनट हो गए. तो वो शुड बी अप्रोप्रिएट एंड टू द पॉइंट एज ब्रीफ. क्लियर? तो दिस इज द डिफिनीशन. अब तो हम देखेंगे ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर. पहले तो आपने देखो, पहले क्या समझना है, ये प्रोसेस क्या है, हाउ यू विल डिफाइन दिस प्रोसेस. तो ये मैंने बताया, एक्चुअली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, आफ्टर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी गोज अनदर प्लेस वेयर इट गेट्स यूटिलाइज्ड. So here the hole is created, that is filled by the source from another source, that electron comes here to fill this. So साथ साथ यहाँ ATP बनेगा. So this process is called as non-cyclic photophosphorylation. First point. Second, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये होती है. अगर आपको याद होगा जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, तो क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया जब अंदर जाएंगे इनर मेम्ब्रेन में, तो वहाँ तो ग्राना है, एक तो ग्रानम है ना. तो इस ग्रानम ये किस चीज़ का बना है, थाइलोकाइड का, है ना. अगर आपको याद होगा मैंने बताया ये थाइलोकाइड जो होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनका अपना मेम्ब्रेन होता है, तो अंदर से कैविटी दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिन. तो इस मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये प्रोसेस होती है. कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है नीट में भी, द प्रोसेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलोकाइड, या ल्यूमिन भी हम कहेंगे. यहाँ पर ये बाहर नहीं होती है. सेकंड, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है उसकी लोकेशन क्या है, वो दैट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमल लैमेले. अगर आपको याद होगा मैंने बताया यहाँ पर एक ग्राना है, तो ये ग्राना जो है दैट इज कनेक्टेड बाय अनदर ग्राना दिस कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेले. तो इसमें यहाँ पर ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, स्ट्रोमल मैट्रिक्स और स्ट्रोमल लैमेले से कहेंगे यहाँ पर. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. नंबर 2, पहले डिफिनेशन प्रोसेस क्या है, सेकंड लोकेशन, थर्ड इनपुट क्या है, यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है, वो हमें अभी पता चलेगा जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर. फोर्थ पॉइंट, आउटपुट, हमें क्या मिला है इससे आपको, है ना. जब प्रोसेस हुई तो इसको इनपुट ज़रूर हमने देना है. प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तो आउटपुट. कभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट डाउन द इनपुट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिफाइन दिस और गिव लोकेशन.
शॉर्ट क्वेश्चन आया, गिव डिफिनेशन, लोकेशन, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये टू द पॉइंट है, एक एक लाइन में क्वेश्चन आंसर आएगा तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब तो ये मैंने बताया आपको है क्या, लोकेशन क्या, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है ना, थर्ड पॉइंट, इसमें दोनों PS1 एंड PS2 दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये भी पॉइंट है, क्या इसमें ओनली PS1 या ओनली PS2 होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या ये PS1 से स्टार्ट होती है कि PS2 से स्टार्ट होती है? तो ये PS2 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PS2। क्लियर, PS2। तो PS2 हम यहाँ पर बनाएंगे रिएक्शन सेंटर। क्या है PS2 का रिएक्शन सेंटर, अभी आपने पढ़ा, क्लोरोफिल ए है, लेकिन वेवलेंथ क्या है 680। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P680। तो यहाँ पर एक क्लोरोफिल ए की मेंशन करना या नहीं करना डोंट वेरी, यहाँ पर P हमने लिखा P680, तो एग्जामिनर उसको पता चलेगा ये क्या है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। फोटॉन की पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये आ गई। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रैप करेंगे। तो ट्रैप करने के बाद मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दी, मैंने आपको बताया था आप पिकनिक जाते हैं तो आपकी जेब फुल होती है, तो पिकनिक है ना, तब तक आप वापस नहीं आते हैं जब तक क्या ये अपनी जेब खाली नहीं करते हैं, है ना। ये मैंने कल बताया। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकला, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से, एनर्जी को ट्रैप करके। तो यहाँ पर एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज थियोफाइटिन। ये आप लिखो, आपके क्वेश्चन का आंसर है द प्राइमरी एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ PS2। ये याद रखना, द प्राइमरी एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ PS2 इज थियोफाइटिन। तो थियोफाइटिन इट्स ए प्रोटीन। तो यहाँ पर जब आ गया तो अब यहाँ पर इसको डाउन हिल जर्नी करनी है। किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जर्नी करनी है, डाउन हिल जर्नी, क्योंकि उसे एनर्जी लॉस करनी है। तो यहाँ पर ये डाउन हिल जर्नी करेगा तो उसको कैरियर्स की ज़रूरत है, ये खुद तो जर्नी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत से प्रोटीन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आएंगे, दे आर कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, अगर आपको याद होगी रेस्पिरेशन, वहाँ पर मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने ये भी बताया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि वहाँ 4 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम भूल गए, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3 एंड A1। इसके में होना चाहिए, कभी कभी ये भी आ सकता है, कभी कभी ये आ सकता है। तो यहाँ पर भी साइटोक्रोम्स आएंगे। यहाँ पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज PQ, प्लास्टोक्विनोन, PQ फर्स्ट। इसके बाद और उसके बाद यहाँ पर आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम B, ठीक। लेकिन इस पॉइंट पर, यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करेगा तो यहाँ पर एनर्जी इतनी लॉस होगी कि यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आएंगे, तो दे विल फॉर्म ATP, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर से साइटोक्रोम का, या आपकी NCERT जो है वहाँ पर सिर्फ साइटोक्रोम लिखा गया, जनरली आपकी NCERT है ना, वहाँ पर डिटेल नहीं दिया गया, वहाँ पर सिर्फ साइटोक्रोम लिखा गया। तो यहाँ पर मैं सारा बताऊँ आपको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम B। तो इसके बाद साइटोक्रोम C आता है, साइटोक्रोम C। तो उसके बाद आता है PC, प्लास्टोसाइनिन। उसके बाद आता है प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ तक ये जर्नी करता है, वापस नहीं आता है, क्योंकि हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँ अब PS फर्स्ट। तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या है,
P700, ठीक। तो जिस तरह इस पर लाइट पड़ी यहां पर भी लाइट पड़ेगी, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पर पॉजिटिव होल क्रिएट होगा, यहां पर भी पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ पहले। अब तो ये इलेक्ट्रॉन जो था यहां पर, ये यहां पर आएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकला ना यहां से, वो उसको यहाँ पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, तो वो फिल करने के लिए किसका, कौन सा इलेक्ट्रॉन, PS सेकंड के इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, PS1। इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये जो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और आफ्टर इट इज डाउन हिल जर्नी, ये कहाँ पर यूटिलाइज हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता है, आपको मोर एंड मोर जो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ट्विस्टेड मैनर में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होने, उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कैसे हम जवाब देंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला ये कहाँ पर यूटिलाइज होगा, PS1 में। तो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर FRS फेरेडॉक्सिन या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, तो उसके बाद यहाँ पर FD फेरेडॉक्सिन जनरली, ये तो आयरन कॉपर आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, कौन सा, यहाँ पर ये आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है जो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर है, वो इसको रिसीव करेगा। तो उसके बाद क्या आएगा, फेरेडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये वापस नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रॉन F1 से निकला वो इसको वापस आने नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर हमें है क्या, NADP, इसको रिड्यूस करके हमें क्या मिलेगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब तो क्या है, कभी कभी आपको क्वेश्चन आएंगे नीट में, which one of the following elements play an important role in non-cyclic photophosphorylation? Which one of the chemical elements play an important role in non-cyclic phosphorylation या photosynthesis? तो यहाँ पर आपने कोई एलिमेंट नहीं देखा है, मगर यहाँ पर आपने ये आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन को, यहाँ पर आयरन का भी रोल आया, सल्फर का भी रोल आया, प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर कॉपर है, प्लास्टोसाइन यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर का भी रोल आया, आयरन का भी आ गया, कॉपर का भी आ गया। तो ये आपको याद रखनी है। बच्चा बाद में कहता है कि सर हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जो NCERT है ये डिकोड करनी है। यू शुड नो और एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट हियर, क्योंकि आपने डिकोड ही करनी है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब तो बेचारा ये है, यहाँ पर पॉजिटिव होल अभी भी बरकरार है, तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर विल बी एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर को क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखूँ HOH, जिस तरह मैंने कल भी बताया, H वाटर में इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो HOH यहाँ पर इस पर भी लाइट पड़ेगी, किस पर, वाटर पर भी लाइट पड़ेगी। ये ब्रेक डाउन होगा, क्या देगा यहाँ पर, नंबर 1 H2 में शॉर्ट में लिखो H2, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 वाटर, ठीक, यही देगा। तो यहां पर क्या होगा, अब ये बाई प्रोडक्ट है, कौन, आपको आप में कोई कंफ्यूजन है शायद, यहां पर कोई कंफ्यूजन दिखता है आपको। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा एज ए बाई प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन आता है, द बाई प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस दैट इज ऑक्सीजन, और बाई प्रोडक्ट पहले पता होनी, मैंने कहा ना पहले पता होनी चाहिए व्हाट इज बाई प्रोडक्ट, जो इस प्रोसेस में इस वक्त यूटिलाइज नहीं होगा, बल्कि दूसरी जगह पर या दूसरे इंसान या दूसरा कोई, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है और वाटर भी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है ना। क्योंकि मैंने कल कहा जो आपका 10th का साइंस है वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या है, CO2 प्लस H2O गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स C6 H12 O6 प्लस सेंसो, इतना ही है ना, इतनी है ना वहाँ पर, 6 टाइम्स दिस, 6 टाइम्स दिस एंड 6 टाइम्स दिस। मगर जब यहाँ 11th पर आते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेक्ट नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको,
CO2 प्लस H2O बोल सनलाइट, ये तो आपको पता ही है, गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये 6 टाइम्स है, ये 12 टाइम्स है, तो ये 6 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है। ये करेक्ट कभी कभी ये भी आ सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या आपके नीट के एग्ज़ाम में, द करेक्ट केमिकल इक्वेशन वहाँ ये भी आ सकती है, मगर आप बैलेंस नहीं होगी। तो आपने जवाब जो है, मतलब अप्रोप्रिएट जवाब जो है वही देना है। ये इक्वेशन थी, एक तो अनबैलेंस थी है, एक तो बैलेंस्ड है। आपने जो अप्रोप्रिएट इसका आंसर, कोई कभी कभी क्या होता है आपका, मतलब जब क्वेश्चन आता है वहाँ पर चारों की, आपको लगता है चारों की चारों आएंगे, आप क्या करेंगे? आपने पढ़ा है ये भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी होता है, आप क्या करेंगे? तो उस वक्त आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, सबसे अप्रोप्रिएट। तो इसको तुक्का, आप तो तुक्का ही चलेगा ना यहाँ पर, तो बाद में छोड़ेंगे उन पर, वो इसको क्या करेंगे, क्या वो इसका सबों के लिए कट करेंगे या एडिशन मार्क दे, लेकिन यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट उस वक्त लिखना है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ पर होल फिल करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ही आया ना, ये प्लस H नहीं आया। ये जो हाइड्रो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो क्या देता है? H2। जब हाइड्रोजन हम लिखते हैं H2, अगर अलग अलग हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसमें चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो ही चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंपेयर करके हमें H2 मिलेगा। तो ये आएगा H2 यहाँ पर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से प्रोटॉन आएगा, तो ये कंबाइन करके इसको रिड्यूस करेगा। क्लियर? तो ये जो है ऑक्सीजन ये वालो होगा, और ये वाटर, ये वाटर आपने देखा है कहीं? मुझे बताओ, ये वाटर जो है आपने देखा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर भी बाहर आता है? ट्रांसपेरेंट। मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ। हाँ है ना, कोई आपसे सवाल पड़े, यार बताए कहाँ से आता है वाटर? देखा है कि नहीं देख पाते? देख पाते हो? जोर से बोलो, देख पाते हैं? ये वाटर वेपर में होता है, कहाँ देख पाए? जिस तरह में हम, मतलब इस वक्त भी हम वाटर फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? रेस्पिरेशन होती है, वाटर भी नहीं बनता है, वाटर फेंकते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, मगर दिखाई देता है? आप कब दिखाई देता है? जब कंडेंसेशन होगी, तो है ना तब। तो यहाँ पर सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट। ये समझ में आ गया? अब तो इनपुट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, इनपुट क्या क्या है, बस ये खत्म करेंगे, 2 मिनट लगेंगे। इनपुट क्या है? शाबाश। इनपुट क्या क्या हमने यहाँ इस्तेमाल किया? PS1, PS2 और क्या हुआ इस्तेमाल यहाँ पर? वाटर और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट और NADP और लाइट भी हुई, है ना? कभी मैं क्या मतलब सारे इनपुट्स नहीं है, मगर कभी आएगा क्वेश्चन और क्या इस्तेमाल होता है, तो आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। PS1 भी है, PS2 भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आ सकता है, यहाँ पर आया, यहाँ उसने ये नहीं लिखा, ओनली PS2 लिखा, तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट पता हो। PS1, PS2 वाटर, ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट, NADP एंड लाइट, ये रहा इनपुट। अब आउटपुट, आउटपुट क्या है? नंबर 1 ATP बना कि नहीं बना? नंबर 2 NADPH प्लस H पॉजिटिव। नंबर 3 ऑक्सीजन। नंबर 4 शाबाश वाटर। और कुछ? यही है आउटपुट, है ना? तो इनमें ये 2 चीजें जो है क्या क्या? ATP और दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेटरी पावर। कभी कभी एग्जाम में आता है डिफाइन एसिमिलेटरी पावर, नहीं फॉर्मेशन नहीं हम कहेंगे। ATP एसिमिलेटरी पावर इंक्लूड्स ATP एंड NADP। These are then आप लिखेंगे these are produced during photosynthesis non-cyclic photosphorylation by phosphorylation, clear and reduction। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई? हाँ नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन किसको हुई यहाँ पर? तो दोनों मिला के इसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन।
जो आपने 10th में पढ़ी है, रिडक्शन योग और ऑक्सीजन। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। यही है, ये असेंबली पावर जो है यही अब इस्तेमाल होता है किसमें? डार्क फेज में। एनर्जी की ज़रूरत है, एटीपी देगा। हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो एनएडीपीएच देगा। क्योंकि मैंने कहा ना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, रिड्यूस करना है, एसिमिलेट करना है अब, तो यहाँ हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की ज़रूरत एटीपी इसके लिए है, हाइड्रोजन की ज़रूरत एनएडीपीएच। मगर सोर्स क्या है? वाटर, हाइड्रोजन। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेट। इसमें कोई कंफ्यूजन मत है। दोनों, हाँ दोनों इसके पहले तो ये आता है, इसके बाद ये आता है। जब मैं एटीपी सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो उस वक्त हम घुस जाएंगे किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। जब हम एटीपी सिंथेसिस पढ़ेंगे उस वक्त हम घुस जाएंगे किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो उस वक्त मैं बताऊंगा कहाँ पर ये प्रोसेस, वो प्रोसेस यहाँ होती है एटीपी सिंथेसिस में। ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर ये दोनों होते हैं। और कुछ? एनी कंफ्यूजन? शुड आई स्टॉप ओवर हियर? थैंक यू वेरी मच।